बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस किया था, उनकी जनरल फीचर्स को हमने डिस्कस किया था, फिर हमने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसमें से कैटालिटिक बिहेवियर था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, बाइंडिंग एनर्जी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसके बाद हमने पीरियड फोर्थ से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स डिस्कस किए, जिसमें हमने वेनेडियम को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने क्रोमियम को डिस्कस किया था, क्रोमियम के बाद मैंगनीज़, मैंगनीज़ के बाद आयरन को डिस्कस किया था, और आज हमारी डिस्कशन होगी कॉपर से रिलेटेड। इसी तरह इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आयरन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की, जिसमें आयरन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था और 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था। हमने उनकी एसिडिटी को कंपेयर किया था और ये बात की थी, ये डिस्कशन की थी हमने कि ट्रांजिशन मेटल्स के जो एक्वस आयन होंगे, जैसे आयरन 3 और आयरन 2 है, दे आर एक्टिंग एज एसिड्स, और उनकी वजाहत भी हो गई थी कि ये क्यों एसिड्स हैं। आपकी आसानी के लिए रिपीट करता चलूँ यहाँ पर। स्टूडेंट्स, जब ट्रांजिशन मेटल जो सेंट्रल एटम है या आयन है हमारे पास, जिसकी हम डिस्कशन करें, दैट इज़ आयरन 3, तो आयरन 3 के साथ वाटर के ऑक्सीजन एटम ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयरन ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन टर्न एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एसिड बेस प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी लास्ट डिस्कशन थी। आज जो एलिमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉपर। कॉपर का सिंबल है कैपिटल C और स्मॉल u। ठीक है स्टूडेंट्स, अपीयरेंस इस एलिमेंट का है ब्राउनिश रेड, मेटेलिक एलिमेंट है। मेटेलिक एलिमेंट्स के लिए या मेटल्स के लिए हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी स्टूडेंट्स के, वो एलिमेंट मेटेलिक इन नेचर होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वो एलिमेंट मेटेलिक इन नेचर होगा जिसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो। तो इन प्रॉपर्टीज की बेसिस पर हम कहते हैं कि ये पार्टिकुलर एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इन प्रॉपर्टीज को हम नॉन मेटल्स के साथ कंपेयर कर ले तो नॉन मेटल और मेटल जो है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अपोजिट है। तो इसलिए कॉपर, एक आसान एग्जांपल ये भी है कि कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट एंड हीट। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर एलिमेंट को यूज किया जाता है। क्यों? इसलिए इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा है। आसान अल्फाज में कंक्लूसिवली अगर हम बात करें, कॉपर इज मेटेलिक इन नेचर। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29। यू नो दैट atomic number is the number of electrons or it is the number of protons in neutral state। अगर हम फिर आयोनिक स्टेट की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, प्रोटॉन वही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन प्रोटॉन का नंबर वही रहेगा, 29 रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इन फैक्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें, 63.546 है। स्टूडेंट्स, जब पॉइंट्स की बात आएगी एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास में, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। इसके आइसोटोप्स होंगे, उन आइसोटोप्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब हम मास कैलकुलेट करेंगे इन एलिमेंट्स के लिए, हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, और जब इनको कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाता है, AMU का यूनिट लगेगा इनके साथ, जिनको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने मास नंबर और एटॉमिक मास की बात की थी। मास नंबर इज जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन, व्हाइल एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन एज कंपेयर्ड टू, रिलेटिव टू कार्बन 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज आर्गन 4s1 3d10। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने ऑफ प्रिंसिपल की बेसिस पर जब एटम्स की शेल्स में और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमने डिस्कशन की थी कि 4s की एनर्जी
एज कंपेयर टू 3D कम है, तो पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो 4s में जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4s में जाएंगे, फिर उसके बाद 3D में नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, आर्गन की केस में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर कॉपर की केस में यहाँ पर हमारे पास आने चाहिए थे 4s2 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 29। तो जब 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास D में 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लू में आप देख सकते हैं दैट इज 4s1 3d10। अगर आपको याद हो इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जब स्टार्ट में डिस्कस की थी, तो वहां पर हमने एनोमलस बिहेवियर डिस्कस किया था फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। इसी से रिलेटेड आपकी किताब में शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में कि कमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो उसका आंसर कॉपर की केस में ये है स्टूडेंट्स के फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज 4s is completely filled, this is stable electronic configuration, while 3D is partially filled, it is unstable electronic configuration। तो stable electronic configuration के लिए हम कहते हैं कि 3D और 4s में जो एनर्जी गैप है वो इतना नहीं है, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा, वो 3d10 बन जाएगा और 4s1 हो जाएगा। 4s1 हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, D जो होगा उसके साथ कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज आर्गन, जहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे 4s1 3d10। सीक्वेंस में 3D पहले लिखना चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आएगा, इसलिए 4s को हम पहले लिखते हैं और 3D को बाद में। अगर हम 3D पहले लिखें 4s बाद में लिखें कोई मसला नहीं है, गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की। अगर इसके लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखें तो फिर ये यूनिट इसके साथ नहीं लगेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट इसके साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम जब वाटर के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, तो ग्राम ग्राम के साथ और सेंटीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होगा। ऑलरेडी आपको बताया भी गया है और पता भी है आपको। प्लेसमेंट इन पीरियोडिक टेबल है कॉपर का, दैट इज पीरियड 4d ब्लॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव्स अस द इंफॉर्मेशन फॉर द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट कैटेगरी जो है सिंपली दिस इज ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल पहले भी डिस्कस किया गया है कि वो एलिमेंट्स होते हैं इन विच डी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में ये था कि विच कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी प्रॉपर्टीज S और P ब्लॉक के ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज होंगी, P और S ब्लॉक के दरमियानी प्रॉपर्टीज होंगी, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल। फिर स्टूडेंट्स हम सोर्सेस की बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स होंगे ये हमारे पास अगर अवेलेबल है तो इनका सोर्स क्या था, कहाँ से ये एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। जहां से मिलते हैं इनके इम्प्योर फॉर्म को और कहते हैं स्टूडेंट्स। इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल इज नोन एज ओर। फिर जब इन ओर्स को प्रोसेस किया जाता है, इनसे ये मेटल प्योर फॉर्म में आ जाता है फाइनल प्रोडक्ट में, तो फिर उसको मिनरल हम कहते हैं। मिनरल प्यूरिफाई नहीं होता है लेकिन हमें 100% प्योर चाहिए, तो उसको फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिकली प्योर करते हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर पढ़ा था, या 9th की केमिस्ट्री में इस टॉपिक है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिससे कॉपर 99.9% प्योर हो जाता है। अगर कॉपर की मेटलर्जी की हम बात करें तो कॉपर की मेटलर्जिकल प्रोसेस के बाद कॉपर की प्योरिटी ऑलमोस्ट 98 to 99% होती है, लेकिन फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पसेस हमें 100%
प्योर कॉपर चाहिए जिसको इलेक्ट्रोलाइटिकली प्यूरिफाई किया जाता है। ओर्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से फर्स्ट जो है मेलेकाइट है, उसमें कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आयन है उसके साथ और हाइड्रोक्सल आयन है। फिर एज्यूराइट है स्टूडेंट्स, एज्यूराइट जिसमें से सेम फॉर्मूला है दोनों की केसेस में, लेकिन इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे या जो इसका क्रिस्टल लेटिस है उसमें सिंगल कॉपर कार्बोनेट है और इसकी केस में डबल या 2 कॉपर कार्बोनेट्स हैं। नेक्स्ट जो है कैल्कोसाइट है, जिसमें सल्फाइड है कॉपर का, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर। और कॉपर पायराइट है जिसमें कॉपर के साथ आयरन और सल्फर है, ठीक है स्टूडेंट्स। दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन गेट कॉपर एलिमेंट। स्टूडेंट्स, कॉपर की जनरल इंट्रोडक्शन की हमने, उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए, दैट पोर्शन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है स्टूडेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट इज द अपैरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, किसी भी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं उस एलिमेंट का। तो कॉपर के जो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, वो 2+ और 1+ है। 2+ का मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 1+ का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है कॉपर की केस में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 4s1 3d10। अब अगर 4s1 से सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कॉपर 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। अगर इसी तरह d से एक और इलेक्ट्रॉन चला जाए तो फिर वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट की केस में, क्योंकि वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4s1 से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3d10 होगा और वहां पर 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यू नो दैट d subshell is composed of 5 orbitals and each orbital can accommodate maximum 2 electrons. There are 5 pairs of electrons. Total number of electrons is 10. तो this is diamagnetic in nature. मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और कलरलेस होगा। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कशन की थी इससे पहले, ट्रांजिशन मेटल या उनके कंपाउंड्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? हमने कहा था कि इनके जो d ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं हायर और लोअर एनर्जी में। अब अगर कंप्लीटली एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, d0 सिस्टम है, तब भी कलर नहीं होगा। और अगर d10 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10, फिर भी कलरलेस होगा। क्यों होगा? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो कॉपर 1+ में डायमैग्नेटिक है और कलरलेस है। स्टूडेंट्स, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर इज कलरलेस। 2, 1, 3, 4 ये ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। एग्जाम्पल्स कॉपर के हैं जिनमें कॉपर 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्साइड है कॉपर का, क्लोराइड है और ब्रोमाइड है। क्लोरीन और ब्रोमीन तो आपको पता है कि ग्रुप 7 के मेंबर्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 नेगेटिव होगा, तो एज अ रिजल्ट कॉपर पर 1+ चार्ज होगा। और ऑक्सीजन ग्रुप 6 से है, 2 नेगेटिव है, तो उसके साथ 2 कॉपर होंगे और दोनों कॉपर 1+ चार्ज होगा। मॉडरेट टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ना इंतहाई ज्यादा टेम्परेचर और ना कम, कॉपर 1+ इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज 1+ एट मॉडरेट टेम्परेचर्स। क्यों? क्योंकि 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी इसकी। फिर उसके बाद 2+ की तरफ हम आते हैं। 2+ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है सोल्यूशन में। कॉपर जब 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और सोल्यूशन में होगा तब वो स्टेबल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों स्टेबल होगा? बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी आप जानते हैं कि जब कोई आयन डिसॉल्व होगा गैसियस स्टेट से वाटर में, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो कॉपर 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसलिए ये स्टेबिलिटी शो करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। फिर उसके बाद वो कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर 2 हो, कॉपर जब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में मौजूद हो तो वो कंपाउंड्स कलर्ड होंगे। क्यों कलर्ड होंगे स्टूडेंट्स? उसका रीजन आपको पता है कि डी में
9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन पॉसिबल है, इसलिए कॉपर 2 के जो कंपाउंड्स होंगे वो कलर नेचर शो करेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर फ्लोराइड है, इसी तरह कॉपर ब्रोमाइड भी आ सकता है, कॉपर क्लोराइड भी आ सकता है और आयोडाइड भी पॉसिबल है, हेलोजन फैमिली के मेंबर्स अगर इनके साथ बॉन्ड बनाए। और कॉपर कार्बोनेट है, और दूसरा और आखिरी एग्जांपल जो है दैट इज कॉपर सल्फेट। कार्बोनेट और सल्फेट दोनों पर डबल नेगेटिव चार्ज है, तो कॉपर एज अ रिजल्ट डबल पॉजिटिव चार्ज में होगा। कॉपर का वो ऑक्साइड जिसमें कॉपर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उसका एग्जांपल है पोटेशियम कॉपर ऑक्साइड। कलर इसका है ब्लू ब्लैक सॉलिड, डार्क ब्लू होगा स्टूडेंट्स, जो कि अपीयर होगा सॉलिड की तरह। और कलर नेचर के पीछे जो लॉजिक है, जो थ्योरी है, आप जानते हैं। बेस्ट स्टडीड कॉपर 3 कंपाउंड वो है जिसमें से एज अ सुपर कंडक्टर ये एक्शन करे। स्टूडेंट्स फिजिक्स से आप जानते हैं कि सुपर कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स विच शो 100% इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या थर्मल कंडक्टेंस, जो रेजिस्टेंस शो नहीं करते, तो उनको हम सुपर कंडक्टर्स कह सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल है कॉपर 3 की केस में वो है ईट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड है। स्टूडेंट्स जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए थे जिसमें से वन ऑफ द एलिमेंट वाज ईट्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, YTT से इसकी स्पेलिंग शुरू होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी है ईट्रियम, और उसके साथ एक और एलिमेंट था ईटरबियम, YTER। यहां पर ईट्रियम है, बेरियम कॉपर और ऑक्साइड, इन चारों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है या इनको कॉपर को इस केस में जब डिस्कस किया जाता है तो वो सुपर कंडक्टर्स के लिए डिस्कस किया जाता है, जिसको क्यूप्रेट सुपर कंडक्टर हम कहते हैं। इनमें से क्यूप्रेट सुपर कंडक्टर में कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मौजूद है और 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मौजूद है। आखिर में ये बात की गई है स्टूडेंट्स कि फ्लोराइड जो है वो हाईली बेसिक इन नेचर है। आपको पता है कि बेसिसिटी वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की बात हो, तो फ्लोराइड हाईली बेसिक इन नेचर है, तो वो कॉपर के उन कंपाउंड्स को स्टेबलाइज करेगा जहां पर कॉपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे पोटेशियम कॉपर फ्लोराइड है और फिर उसके साथ सीजियम कॉपर और फ्लोराइड है, तो 6 फ्लोराइड आयंस हैं उसके साथ। क्यों है? ताकि इन कॉपर के हाईली ऑक्सीडाइज्ड स्टेट्स को स्टेबलाइज कर सकें। स्टूडेंट्स ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है और उनकी एग्जांपल्स कलर्ड है या कलरलेस है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और उनके एग्जांपल्स को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हमारा जो छोटा सा टॉपिक है कॉपर की केमिस्ट्री से रिलेटेड, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयंस विद अमोनिया विद बेस एंड कार्बोनेट आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस या तो बेस से होंगे, बल्कि बेस से ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट ले लेते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड आयन से। स्टूडेंट्स कॉपर की केमिस्ट्री और आयरन की केमिस्ट्री में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको याद हो कल हमने आयरन की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था और हमने ये बात की थी कि आयरन इज एसिडिक इन नेचर इन 2+ एंड 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम कंसिडर कर लें कि दिस इज आयरन 3+ और इसके साथ वाटर ने लोन पेयर के जरिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कॉपर की एसिडिटी या एसिडिक नेचर पर भी अप्लाई हो सकती है। आयरन अगर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हमारे पास ऑक्सीजन पर वाटर की केस में 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब उन 2 लोन पेयर्स में से एक लोन पेयर आयरन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। एज अ रिजल्ट कॉपर या आयरन इन दिस केस इज 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से ऑक्सीजन और आयरन के दरमियान जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पेयर, उसको हाईली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाई पावर के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो कॉपर
तो आयरन क्या करेगा स्टूडेंट्स, आयरन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ हाइड्रोजन एटमों से इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोजन जो होंगे वो आसानी से इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिटैच हो सकते हैं, प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, जो कि एसिड्स की एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह कॉपर जब हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्शन करेगा तो यही केमिस्ट्री शो करेगा। कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में नॉर्मली ये कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो तीनों सब्सटेंसेस हैं या स्पीशीज हैं उनके साथ जब रिएक्शन डिस्कस होगा तो हम कॉपर 2 की डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेक्सा एक्वा कॉपर 2 है स्टूडेंट्स। ये 2 पॉजिटिव जो है ये चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड स्टूडेंट्स, तो ये एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा या चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, तो इसलिए ये चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर भी है एंड दिस 2+ इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर 2। उसके साथ हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं ये नॉर्मली अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक दिस इज फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ हम बेस की बात करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस है, ये हाइड्रोक्साइड आयंस बेस हैं। कॉपर एज एसिडिक नेचर शो करेगा, तो जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, न्यूट्रल में, ठीक है स्टूडेंट्स। और कॉपर का हेक्सा एक्वा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल से 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और 2 हाइड्रोक्साइड्स आ जाएंगे। अब दोनों हाइड्रोक्साइड्स नेगेटिवली चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। ऑलरेडी कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज था, तो 2 नेगेटिव इज बैलेंस्ड बाय 2 पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स जो होगा स्टूडेंट्स वो न्यूट्रल चार्ज में आ जाएगा। लेकिन ये याद रखें स्टूडेंट्स कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि दीज आर नॉट एसिड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस, दीज आर जस्ट एसिड बेस रिएक्शंस। तो जब एसिड बेस रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स तो कॉपर ब्लू सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइजेशन के बाद ब्लू प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आयर कॉपर 2 का एमोनिया के साथ, एमोनिया के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जब हम आयरन को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने डिस्कशन की थी स्टूडेंट्स के एमोनिया कैन एक्ट एज ए लिगेंड एज वेल एज अ बेस। इन दिस केस एमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला होगा। अब वही केमिस्ट्री है जिस तरह यहां पर एक्सप्लेन हुआ कि एमोनिया का मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, वाटर अपने हाइड्रोजन्स को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव प्रोटॉन रिलीज कर लेगा, तो जब प्रोटॉन की तौर पर रिलीज करेगा तो एमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा एमोनियम आयंस में स्टूडेंट्स, एमोनियम आयंस में, और वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O से हाइड्रोक्सल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब हाइड्रोक्सल में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब 2 हाइड्रोक्सल्स हैं, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव इज बैलेंस्ड बाय 2 नेगेटिव, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स जो होगा वो 0 कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज जो 0 है उसमें आ जाएगा और ये प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर हम उसी प्रिसिपिटेट को एक्सेस ऑफ एमोनिया में डिसॉल्व करें, मतलब हमने एमोनिया ज्यादा अमाउंट में उसके साथ मिक्स किया, तो होगा क्या, जो प्रिसिपिटेट होगा ये डिसॉल्व हो जाएगा एमोनिया में, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे डिसॉल्व होगा, अब आप देख सकते हैं कि 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जगह पर 4 एमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और जो हाइड्रोक्साइड हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स ये वाटर मॉलिक्यूल और ये अलग अलग है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद है दैट इज एक्टिंग एज अ लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और उसके साइड बाय साइड जो वाटर का मॉलिक्यूल बना है वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बना है। तो अगर हम एक्सेस ऑफ एमोनिया यूज करें तो जो प्रिसिपिटेट फर्स्ट स्टेप में बना था वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट रिएक्शन जो है कॉपर की केमिस्ट्री का, कि कॉपर 2 आयंस को अगर हम रिएक्ट करवाएं कार्बोनेट आयन के साथ, कार्बोनेट आयन इज द कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन, H2CO3 कार्बोनिक एसिड
HCO3 इज बाइकार्बोनेट आयन। तो ये कंजुगेट बेस है। अब कॉपर 2 आयंस इतने स्ट्रांगली एसिडिक नहीं है कि कार्बोनेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करवा सकें, जैसे आयरन 3 कार्बोनेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करवा रहा था। यहाँ पर कॉपर जो है इतना स्ट्रांगली एसिडिक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब रिएक्शन होगा इनके दरमियान वो जस्ट कार्बोनेट आयन और कॉपर 2 आयन का रिएक्शन होगा, जिसमें से सिंपली हमारे पास कॉपर कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में बनेगा, या हम कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट बनेगा। स्टूडेंट्स, कॉपर की केमिस्ट्री डिस्कस करने के बाद हमारा चैप्टर 14 जो है ख़त्म हो जाता है। इससे पहले हमने चैप्टर 13 को डिटेल में डिस्कस किया था और चैप्टर 14 को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इग्नोर नहीं करने हैं आपने ये चैप्टर, और जितना मेहनत आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं आपको करना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए और ईटा को क्लियर करने के लिए। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।